लगभग 3 दशक से लेखन की दुनिया में सक्रिय जया जादवानी ने कहानियों और उपन्यासों में स्त्री विमर्श के महत्वपूर्ण पक्षों और विस्मृत हो चुके आयामों को बेबाकी के साथ रेखांकित किया है। समकालीन कथाकारों के बीच अपनी विशिष्ट मौजूदगी दर्ज कराने वाली चर्चित लेखिका जया जादवानी जी की कहानी सुनिए, शाम की धूप में। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुबह के 4 बजते हैं और एक अलार्म सा बज उठता है उनके भीतर। हे राम कहते हुए वे धीरे धीरे उठते हैं। दया करो मेरे साईयाँ, दियो प्रेम की दात, सुख दुख और कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। राधा स्वामी की तस्वीर पर उनकी नज़र पड़ती है और बहन की कही पंक्तियाँ उनके मन में गूंजती हैं, पर उन पंक्तियों से वे एकात्म नहीं हो पाते। पंक्तियाँ उनसे उतनी ही दूर हैं जितने राधा स्वामी बल्ब की पीली रोशनी में। वे दोनों को कुछ देर देखते रहते हैं। बरामदे से निकलकर वे ऊपर आसमान देखते हैं। अभी बहुत रात है। वे वापस बिस्तर में घुस कंबल चारों ओर लपेटते हैं और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं। इधर उधर से हवा घुसती है और कंबल को ठीक से लपेटने की कोशिश में ही बहुत देर हो जाती है। वे उसे झटके से फेंक पलंग पर बैठे रहते हैं। वे उठ गई हैं। उनके बरामदे में चलने की आवाज़ वे सुनते रहते हैं। सबसे पहले वे पानी की मोटर चलाएंगी। मोटर इतनी ज़ोर से आवाज़ करता है कि सारी आवाज़ें उसमें डूब जाती हैं। मोटर के चलते उन्हें लगता है अब समय हो गया है। वे बाहर निकल आते हैं। वे बाथरूम की ओर जा रही हैं। उन्होंने धीरे धीरे उनका दूर जाना महसूस किया और बरामदे के नीम अंधेरे में चुप खड़े रहे। बरामदा उन्हें हमेशा एक पुल की तरह लगता है जो इनके और उनके कमरे के बीच है। वे हमेशा एक दूसरे को गुजरते हुए देखते हैं, अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग तरकीबों से, एक दूसरे से बच निकलने और एक दूसरे को धता न बता सकने के अफसोस के साथ। वे वापस आ रही हैं। वे ब्रश कर रहे हैं। वे ज़ोर ज़ोर से खांस कर अपना गला साफ करते हैं। उनका इस तरह खांसना उन्हें अच्छा नहीं लगता। सबकी नींद खराब होती है। बिस्तरों से कसमसाती आवाज़ आती हैं। उफ़, सुबह सुबह क्या भई? अरे यार, क्या मुसीबत है? वे उन्हें कहना चाहती हैं, बस करो। सिर्फ इतनी सी बात नहीं, बल्कि शब्दों के पूरे पहाड़ हैं उनकी छाती पर, जिसके नीचे सदियों से दबी हुई हैं वे। ढेर के ढेर सख्त, बेजान, खुरदुरे शब्दों के वे पहाड़, जिन्हें छाती से उतार फेंकने की ना उनमें सामर्थ्य है ना इच्छा, बल्कि कभी कभी तो वे इसके नीचे स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं। वे अंदर चली गई हैं। अब ये तभी बाहर निकलेंगी जब वे अंदर जा चुकी होंगी। ब्रश से निपट कर उन्होंने कपड़े उतारे और तेल मालिश करने लगे। बीच बीच में वे उंगलियों में फंसा जिस्म की सलवटें देखते जाते और अनिश्चित सी मुद्रा में बड़बड़ाते जाते। सुबह उन्हें तैयार होने की जल्दी रहती है। जब तक पूरे तैयार नहीं हो जाते, एक अजीब सी हड़बड़ी में होते हैं। घर के पीछे बने रेलवे फाटक के पार से जब पहली यात्री बस के आने का हॉर्न सुनाई देता, वे जूते पहन रहे होते। फिर वे तुरंत घर से निकल पड़ते और जब बस के गुजरने के लिए फाटक खुलता, वे भी पार जा रहे होते। ऊपर की चढ़ाई से वे जब नीचे अपने खेतों की तरफ उतर रहे होते तो हरियाली से भर जाते। जब वे अपने अंदर उतर सकते हैं, अपने अंदर के उन घुमावदार रास्तों पर जहाँ जाने कितनी किस्मों के फलों से लदे वृक्ष झूम रहे हैं, वे फल जिन्हें कोई नहीं चख सका, वे खुद भी नहीं। आसपास की सारी आवाज़ें उन पर ऐसे गिरती हैं जैसे हवा में सूखे पत्ते उड़ते हैं और वे उन सब से बेखबर अपने में डूबे उतरते चले जाते हैं। यहाँ आकर उन्हें अच्छा लगता। गाय भैंसों को दुलारते, उनकी पीठ थपथपाते। यहीं आकर उन्हें लगता है जब तक किसी को दुलारा जा सकता है दुलार लो, फिर पता नहीं कब वो आपके दुलारने की हदों से दूर जा गिरता है। वे राम खिलावन को खली चूनी बनाते हुए देखते हैं और उस पर नाराज़ होते हैं कि वो जानवरों को ठीक से नहीं खिलाता। वे दिनों दिन दुबले होते जा रहे हैं। राम खिलावन कोई जवाब नहीं देता। वो रोज़ यही सुनता है। वे अपने में डूबे बड़बड़ाते जाते हैं। वो अपने काम में भिड़ा रहता है। एकाएक ही वो पूछते हैं, कितना दूर जाता है घर?
सुबह 5 किलो और शाम को 4 किलो, वो अंदाजे से बतलाता है। पीने को तो कभी नहीं मिलता। अनायास उनके मन में आता है और वे राम खिलावन को देखकर मुस्कुराते हैं। तुम्हारे और मेरे जैसे लोग तो मजदूरी करने के लिए पैदा होते हैं राम खिलावन, घी दूध हमारे नसीब में कहाँ। राम खिलावन उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। वे उसे वहीं छोड़कर खेत का पूरा चक्कर लगाने निकल पड़ते हैं। इस बार फसल अच्छी हुई है। इस बार वे ज़रूर गेहूं की 1-2 बोरे नौकरों में बांट देंगे। पिछली बार भी उन्होंने घर वालों से कहा, अरे इतना गेहूं का क्या करोगे, इन गरीबों को भी दो। पर कोई माने तब ना। इस बार आम भी बहुत अच्छे हुए हैं। अब दांत तो है नहीं, पपीता तो कोई पकने ही नहीं देता, लोग कच्चे ही तोड़ कर ले जाते हैं। वे एकाएक केले के पेड़ के सामने रुक जाते हैं। राम खिलावन इधर आ, वे ज़ोर से पुकारते हैं। वो झुंझलाता हुआ भागता आता है। इस बार केले अच्छे होंगे, हमने पहली बार लगाया है, तुम भी खाना, पता नहीं कितने दर्जन होंगे। वो चुप खड़ा रहा। साल में कितनी बार फल देता है? एक ही बार देता है बस, फिर इसे काट कर फेंक देते हैं। फेंक फेंक क्यों देते हैं? वे उसे आश्चर्य से देखते रहे। किसी काम का जो नहीं रहता, जगह छेक के खड़ा रहता है। जगह छेक के? वे स्तब्ध खड़े रहे। हाँ, जगह ही तो छेकी है उन्होंने, काम के तो कब के नहीं रहे। वे एकाएक उदास हो गए। उनकी आंखों के सामने फैले सारे रंग बुझ गए। भिंडी, टमाटर, मटर के छोटे छोटे पौधे, छोटी छोटी हरी मिर्चें और बैंगन, और उनके बीच चलता हुआ राम खिलावन, जैसे किसी दूसरी दुनिया का दृश्य है। ऐसी दुनिया जो उन्होंने आज से पूर्व नहीं देखी। वे वहीं सीमेंट की नाली के ऊपर बैठ गए। उनके सामने कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा गड्ढा है जिसमें हर रोज़ का गोबर डाला जाता है खाद बनाने के लिए। वे चुपचाप उसी ओर देखते रहे। एक गहरी थकान उनके बूढ़े जिस्म में उतरने लगी। कितनी स्मृतियां भरी हैं उनके भीतर। 70 साल की स्मृतियां खाद बन गई हैं, पर किसी ने लिया नहीं, किसी को ज़रूरत ही नहीं। मुझे ले लो, खाली कर दो, मैं थक गया हूँ, मैं भर गया हूँ, मुझ में से गंध फूटने लगी है। मैं धीरे धीरे अपना व्यर्थ हो जाना देख रहा हूँ, अपना पक के सड़ जाना। उन्हें लगा उस गड्ढे के अंदर वे स्वयं चिल्ला रहे हैं। वे उठकर चुपचाप सूखे पत्तों के बीच चलते रहे। छोटे छोटे पौधे सुबह की ताज़ा हवा में झूम रहे हैं। दूर से भैंस दूने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने गुलाब के पौधे से एक फूल तोड़ा, सूंघा और जेब में रख लिया। उन्हें खुशबू से प्यार है। जवानी में भी इत्र से डूबा रुई का फाहा अपने दोनों कानों के ऊपरी हिस्से में फंसा देते, बस फिर सारा दिन खुशबू ही खुशबू। सुबह उठकर जब वे बाहर आते थे, दोनों लड़के उनका तकिया सूंघते और अनुमान लगाते, आज कौन सा सेंट है। स्मृतियों में होना उनके चेहरे पर की त्वचा से छलकने लगा और वे धीरे धीरे चलते हुए कुएं के पास जाकर खड़े हो गए। अंदर झांका, हवा वहाँ भी लहरें बना रही है। उन्हें एकाएक गहरी प्यास लगी। वे वहीं खड़े रहे। पता नहीं कुआं उनमें था या वे कुएं में। उन्हें लगा वे सदियों से एक गहरे कुएं में खड़े हैं, काले पानी में। वे आवाज़ देना चाहते हैं किसी को, सुनो सुनो, कोई है, कोई है। उनका चिल्लाना सुनकर राम खिलावन दौड़ता आता है। कुछ चाहिए काका? वे उसकी ओर देखते हैं, पसीने से तरबतर। हाँ चाहिए, पानी। वो लौट जाता है, वे भी लौट पड़ते हैं। रास्ते में वो पानी देता है। प्यास ही जीवन का असली सच है, बाकी सब झूठ। घर पहुंचकर बरामदे में अपनी कुर्सी पर बैठ गए। रसोई की ओर कान लगाए, कोई आवाज़ नहीं। अरे भाई, चाय मिलेगी, कोई है? हाँ हाँ मिलती है, बहू के झुंझलाहट भरी आवाज़ आई। आ गया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक प्लेट में कुछ बिस्कुट और पानी रखकर चली गई। वे कुछ देर बिस्कुट को देखते रहे, फिर पानी में डुबोकर खाने लगे। 4 बिस्किट थे, खत्म हो गए। अब नहीं। चाय आई तो वे चुपचाप पीने लगे, फिर वहीं पैर पसार कर लेट से गए और उनके कमरे की ओर देखने लगे। बरामदे में धूप उतर आई है, उनकी चौखट तक बिछी हुई। फर्श पर धूप, अंदर अंधेरा। अगर उन्होंने इस तरह ना जिया होता जिस तरह जिया, तो आज बुढ़ापा भी ऐसा ना होता। वे उनके पास बैठी मटर फलियाँ छील रही होती, या ऊन और धागों के लच्छों को अपने कमज़ोर घुटनों में फंसा उनका गोला बना रही होती। तब वे उनसे कुछ कह सकते थे। और तो कोई नहीं सुनता।
ये जो किसी से दो शब्द कहने सुनने को वे दिन भर मारे मारे फिरते हैं, वे उनसे कह सकते थे, और तो कोई नहीं सुनता। ये जो किसी से दो शब्द कहने सुनने को वे दिन भर मारे मारे फिरते हैं, वे उनसे कह सकते थे। कितने बरस हो गए, उन्होंने उनसे कुछ पूछा तक नहीं। जब वे बहुत बीमार थीं और उनकी बच्चेदानी निकाली गई थी तब भी नहीं। जब उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था और आंखें फिर हमेशा के लिए चली गई थीं तब भी नहीं। पता नहीं किस रास्ते से होकर वे उनसे 2 मिनट मिलते थे, फिर वापस अपनी सुरक्षित जगह पर आ जाते थे। उन्हें कभी नहीं लगा उस तरफ भी एक दुनिया है जिसे जानने की कोई ज़रूरत होनी चाहिए। उन्हें सिर्फ अपनी दुनिया रोमांचकारी लगती जिसमें वे रहते थे। ओह, कौन जानता था ये दिन भी आएंगे कि उन्हें भी सबकी इतनी ज़रूरत महसूस होने लगेगी। उनकी बड़ी ज़बरदस्त इच्छा हुई वे उठें और उन्हें उनके अंधेरों से निकाल कर बरामदे की धूप में ले आएं। उनसे कुछ ऐसा कहें जो कभी नहीं कहा, पर वे उठे नहीं, बैठे रहे। उन्हें अब डर लगता है। शब्द जो अंदर पत्थर बन गए हैं अब कहे नहीं जाते। अब तो वे उन्हें एक दूसरे पर फेंकने लगते हैं और चोट खा जाते हैं। वे अखबार उठाकर देखने लगते हैं। थोड़ी देर में बेटा उठा, फ्रेश होकर आया तो बहू ने खूब सारी चीज़ें लाकर उसके सामने रख दी। केक, बिस्कुट, दूध में भीगे हुए बादाम, काली किशमिश। वो झुंझलाया, सुबह सुबह ये सब अच्छा लगता है क्या? रोज़ रोज़ लाकर रख देती हो। वो हंस हंस कर मना कर बादाम मुंह में डालती जाती। वो झुंझलाता हुआ खाता जाता। अखबार के पार उनकी निगाहें देख रही हैं। मक्खियाँ उनके चाय के प्याले पर और उनके घुटनों पर बैठने लगी हैं। वे उन्हें उड़ाते नहीं, कुछ पाने की उम्मीद उन्हें भी है। उम्मीद, ये शब्द किसी गहरे कुएं में खाली लोटे की तरह गिरा और डब डब की आवाज़ के साथ उसका डूबना देर तक वे अपने रोम रोम में महसूस करते रहे। आज क्या करेंगे? वे अपने शुरू हो रहे दिन के बारे में सोचने लगे। अभी तक ट्रक नहीं आए, कोई नौकर आए तो देखने के लिए भेजेंगे, क्या बात है? इसे तो फिक्र ही नहीं है। वहीं जाकर मिल खोलेंगे, फिर सफाई वगैरह करवा कर जैसे ही चेयर पर बैठेंगे ये आ जाएगा। पता नहीं क्यों इसके आते ही वे असहज होते हैं, खुद को फालतू सा महसूस करने लगते हैं। नौकरों से बात करना शुरू करेंगे तो ये झट कहेगा, आप चुपचाप बैठे रहिए। चुप होना उन्हें बहुत खतरनाक लगता है। वे हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहते हैं। बोलना यानी किसी से जुड़ना। चुप होते ही अपने ही शब्दों का अपने अंदर खाली बर्तन सा बजना उन्हें डरा देता है और वे उस जगह से उठकर शब्दों की दुनिया में आ जाना चाहते हैं। मुझे घर जाना है, छोड़ दो, वे नौकर से कहते। वो मालिक का मुंह देखता। उसका इशारा पाते ही वो स्कूटर निकालता और उन्हें घर छोड़ देता। फिर धीरे धीरे कम कर दिया उन्होंने वहाँ जाना। बाप के बाद बच्चों की बारी आई। उन्हें स्कूल के लिए उठाया गया, मिन्नतें कर कर के खिलाया गया और तैयार किया गया। अच्छा, स्कूल जा रहे हो, अच्छे से पढ़ना, बिना पढ़े कोई बड़ा आदमी नहीं बना आज तक। बच्चों को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। वे उनकी तरफ देखे बगैर बाहर चले गए। धूप उनके सिर पर आने लगी थी। उन्होंने अपनी कुर्सी धूप से दूर खिसका ली, अखबार पास घसीट लिया और सतर्क होकर बैठ गए कि बेटा पास से निकलेगा तो बात कर लेंगे। वो आईने के सामने खड़ा हो शेव बना रहा है। उनसे रहा नहीं गया। कहा, ट्रक नहीं आई अभी तक? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मिल भी चालू नहीं हुई है, 10 बज रहे हैं, नौकर नहीं आया कोई? कहते ही उन्हें याद आया, कल रात मिल में नाइट शिफ्ट चली है, लेबर सुबह 6 बजे घर गए हैं। बेटे ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने तौलिया उठाया और बाथरूम में घुस गया। वे निराश्रित से दरवाजे को देखते रहे। मक्खियाँ अब भी उनके घुटनों और बाहों पर बैठी हैं। उन्हें भगाने का मन नहीं कर रहा। पेट में मरोड़ उठ रही है। बहुत तेज़ भूख लगी है। उठकर पानी पीते हैं और फिर आकर बैठ जाते हैं। सोचा अंदर झांक लें, शायद बैठी हों। हालांकि उन्हें यकीन था वे लेटी ही होंगी। वे हर वक्त लेटी रहती हैं, बहुत देर नहीं बैठा जाता उनसे। फिर भी वे उठते हैं, खिड़की से झांकते हैं। वे लेटी हुई हैं। पास से बहू गुजरती है। वे अजब से संकोच में भरकर वापस कुर्सी पर आ बैठते हैं। थोड़ी देर में बहू नाश्ता लाकर रख जाती है। वे अपनी थाली देखते हैं और क्षोभ से भर जाते हैं। पराठा और मुरब्बा, रोज़ वही। वे गुस्से से उफनने लगते हैं। घर का मालिक हूँ, भिखारी नहीं। विवशता से उनकी आंखें भर जाती हैं।
आज उनका मन हलवा खाने का कर रहा था, या सिवई या दूध की बनी कोई मीठी चीज़। बरसों से जैसे वे किसी अतृप्ति से छटपटा रहे हैं। भूख भूख भूख, दोहरी भूख उन्हें मार रही है। उन्होंने एक झटके से थाली उठाई और फटाक से पत्नी के दरवाजे का दरवाज़ा खोला, फिर एक झटके से उस सोती की बाँह खींचकर उसे बिस्तर पर बैठा दिया। देख देख, ये खाना मिलता है मुझे तेरे जीते जी, और तू सारा दिन सोती रहना जानवरों की तरह। तुझसे इतना भी नहीं होता कि मुझे कुछ बनाकर खिला दे। देख, अंधी बनकर बैठी हुई है। भय और आतंक से कांपती वे थाली पर अपनी उंगलियां फेरने लगती हैं। उन्हें बहुत कम दिखता है। आदमी की जगह आदमी की परछाई, रोटी की जगह रोटी की परछाई। उन्होंने परछाइयों के बीच रहने की आदत बना ली है। मैं भी तो यही खाती हूँ, सब यही खाते हैं। तुम्हारा बुढ़ापे में भी जवानी का चस्का नहीं गया। मैं भी क्या करूँ, भगवान ने अंधा बना दिया। जवान थी तो जो कहते थे बना देती थी। अब वे रोने लगी। उन्होंने उन्हें वापस बिस्तर पर फेंक दिया, एक हाथ से, और दूसरे हाथ में पकड़ी थाली बाहर उछालती बरामदे में। उन्होंने थाली के झंझनाने की विस्फोटक आवाज़ सुनी और अपने बिस्तर में दुबक गईं। एक संभावित आशंका उनके चेहरे पर काली परछाई की तरह डूल गई। वे कमरे से बाहर निकले तो बेटा बरामदे में खड़ा था, भीगा बदन और भीगे बाल लिए। एक मिनट के लिए वे डर गए। उन्होंने भी गुस्से से उसे देखा और तेज़ तेज़ चलते अपने कमरे में आ गए। बाहर बहू बेटे के सामने चिल्ला रही है, समझा दो अपने बाप को, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। यही खाना है, यही मिलेगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो कोई और प्रबंध कर लो अपना। कहीं जाता भी तो नहीं, 24 घंटे छाती पर मूंग तलता रहता है। अपने कमरे में वे चुप लेटे हुए हैं। अचानक ही उन्होंने अपने आप को अपने भीतर खींच लिया है। उनके लिए सब कुछ के अब दो हिस्से हो गए। एक वो जहाँ शब्द पत्थरों की तरह बरस रहे हैं, एक वो जहाँ बहुत देर तक चुप रहा जा सकता है। वे लेटे लेटे छत की ओर ताकने लगे। कोनों में जाले हो गए हैं, दीवारें बदरंग, चीज़ों पर धूल। उन्होंने दीवार पर टंगी राधा स्वामी की तस्वीर देखी। नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। उनके पेट में बेतरह मरोड़ उठ रहे हैं। उफ, ये पेट, कुछ भी तो नहीं रह जाता इसके सामने। न शर्म, न हया, न इज्जत। कैसे जाएं बाहर? खा लेते, आज भी रोज ही तो खा रहे हैं। वक्त तो गुजर ही रहा है जैसे तैसे। शुरू से ही कितने शौकीन थे वे अच्छे खाने के। उन्हें याद आती हैं भरी हुई गरम थालियाँ, बादाम डला सूजी का हलवा, गरम गरम मालपुए, हर किस्म के फ्रूट, शुद्ध घी से बने पराठे, हर खाने में 4-4 सब्जियाँ। बगल में बार बार कुछ और पूछती पत्नी। उनकी आंखें क्या गईं, सब चला गया। घर में टटोलती हुई घूम लेती, चावल धो देती, दाल भिगो देती, आटा गूंथ देती, कोई नहीं छोड़ता। 2 रोटियों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। कभी कभी पत्नी को टब भर कपड़ों पर साबुन घिसते देख उनकी आत्मा जलने लगती। जी करता उन्हें बाजू में भरकर अंदर चारपाई पर डाल दें, पर उनके रास्ते हमेशा अलग रहे। जब भी वे भूल चूक से टकराए, विस्फोट हुआ और दोनों लहूलुहान एक दूसरे से और दूर जा गिरे। अब वे उन बंद कमरों को कभी नहीं खोलते जहाँ से मारपीट और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। मिल चलने की आवाज़ आती है। वे उठकर बैठ गए। कम से कम वहीं जाकर बैठेंगे। घर में सन्नाटा छा गया है। वे जूते पहनकर बाहर आ गए हैं। मिल के बाहर मजदूर खड़े बातें कर रहे हैं। वे पहुँचते उन पर बरस पड़ते हैं। 12 बज गए हैं और अभी तक तुम लोगों ने काम शुरू नहीं किया? नालायक है मेरी औलाद। रात, इधर आओ तुम लोग। तेजी से उनके बगल से छोटा गुजरा और मजदूरों से कहता गया। सब हंसते हुए उधर चले गए। तूफान के थम जाने तक वे उसी तरह लेटी रही थीं। सब कुछ शरीर से है, शरीर नहीं तो कुछ नहीं, और इतनी सी बात उन्हें समझ में नहीं आती। जवानी गई, सब गया। अब तो सिर्फ मोहताजी बची है। जो मिलता है शुक्र कर ले लो, चिल्लाने से क्या मिलेगा। तुम एक कहोगे, वे 10 कहेंगे। पर क्यों कहेंगे ये 10? इन्हें इतना हक दिया किसने? उनके माथे की शिराएं तपने लगीं। जिसने भरी जवानी अच्छा खाया पिया, उसे रूखी सूखी रोटियां पचेंगी? और क्यों पचें? इन्हीं का कमाया हुआ है जिस पर सब ऐश कर रहे हैं। तुम्हारा अपना क्या है, ज़रा हम भी तो देखें। जो है हम ही ने बना कर दिया है, और हम ही से
तुम्हारे बच्चे लेंगे तुमसे बदला, हमसे तो न ले सकेंगे। एक दिन तड़फोगे हमारी तरह, तब जानोगे बुढ़ापे का दर्द। पर जब जाना हमें क्या, हम तो नहीं रहेंगे। उनके आंसुओं से तकिया गीला होता रहा। सुबह से नहीं खाया कुछ, भूख से चक्कर आ रहे होंगे। चैन भी तो नहीं आता कहीं। अरे तुम्हें क्या करना है, मिल खुले ना खुले, ट्रक आए ना आए, तुम पड़े रहो चुपचाप अपना खा पी कर जो मिले। जब तुम्हारी कोई सुनता नहीं, तुम्हारे बोलने का कोई जवाब तक नहीं देता, तो क्या ज़रूरत है फिर। पर नहीं, बोलने की तो बीमारी है। कोई नहीं मिलेगा तो अपने आप से बोले जाएंगे। उंगलियां हवा में ही चलती रहेंगी। मुझे देखो, जो मिलता है निगल कर पड़ी रहती हूँ। चिल्लाऊँ तो ये भी ना मिले। कैसे बनाऊँ तुम्हारे लिए कुछ, रसोई में कौन जाने देगा। कुछ गिर गया तो झट कहेगी, बाहर चलिए आप। जितना कहा जाए उतना ही किया कीजिए। अच्छा है तुम्हारे लिए। अगले पल उनका मन वितृष्णा से भर गया। सारी जवानी बंदियों की तरह सेवा की, कौन सी कदर की तुमने। सुख देने लेने का तो हमारा रिश्ता ही नहीं रहा कभी। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, क्या था तुम्हारे पास। सिंध में थे तब भी रोज़गार की मुसीबत। दिन भर सास के साथ मशीन चलाती, तब कहीं घर की रोज़ी रोटी चलती। बंटवारा हुआ तो कैंपों में रहे, वहाँ भी मशीन चलाई। पेट से थी जब भागे थे वहाँ से। बच्चा भी नहीं रहा वो। कभी कच्चा कभी पक्का, जो मिला खाकर गुजारा किया। मगर तुम्हें हमेशा अच्छा दिया। यहाँ आकर भी मशीन ही चलाई। बच्चे पैदा होते रहे, मरते रहे। 14 बच्चों में इन 2 को बचा पाई। जाने कितने मंदिरों मस्जिदों में माथा टेकने के बाद। कोई कहता इस पीर के पास जाओ, कोई कहता उस फकीर के पास जाओ। सभी जगहों पर गए ये सोचकर कि शायद कोई वंश चलाने वाला बच जाए। गाय दान की, सोना दान किया, सब किया। खुद कैसे भी रहे, पर इनको कोई कमी नहीं होने दी। ना औलाद अपनी हुई ना तुम। जब कर्जे पर मिल उठाई, मैंने भी दिए थे 50,000 रुपये, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई। तब कहते थे ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एहसान? तुम तो सुख के साथी भी नहीं हो। मेरे दुख से तुम्हें क्या। कभी हारी बीमारी में चादर उठाकर पूछा क्या हुआ। कितनी भी तकलीफ़ में रही, तुम्हें अच्छा बना कर दिया कि लो खाओ। और तेवर तो देखो, जरा सा खाना कम बेसी हुआ तो थाली फेंकी और मारपीट शुरू। अब फेंकते हो तो पता चलता है ना। कैसे चुपचाप निकल गए। मर्द हो ना, करते सामना। तब तो कहते थे वो मर्द ही क्या जो मादा से डर जाए। डरा तो रही है एक मादा तुम्हें, करो मुकाबला। भाग क्यों गए। भगवान अंधा थोड़े ही है, यहीं का यहीं ले लेगा। अब करके दिखाओ आवाज़ ऊंची। मुझसे तो बगैर गाली दिए कभी बात नहीं की। अब तो एक कहते हो 10 सुनते हो। मैं ही थी जो सुनती रही। रो रो कर आंखें गंवा ली अपनी। क्या मिला, कौन कहता है हाँ तुमने किया। न बच्चे कहेंगे न तुम। तब भी बोझ थी, अब भी बोझ हूँ। वे अकेले बैठे हैं गेट के पास, आराम कुर्सी पर। उन्होंने सिर उठाकर मिल का गेट देखा तो छाती गर्व से फूल गई। क्या क्या नहीं किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद। तब कहाँ जानते थे इसी सब से बेदखल कर दिए जाएंगे। जब सिंध से आए थे 70 रुपये थे उनके पास। 5वीं जमात फेल के पास 70 रुपये। ये उन्हीं की मेहनत का परिणाम है जो 70 लाख बना लिए। नहीं तो करते क्या थे सिंध में भी वे सब। माँ कपड़े सिलती थी, बाप बाहर बैठकर लोगों का नाप लेता था, फिर अंदर जाकर माँ को समझाता। गाय भैंसें थी, थोड़ी सी खेती बाड़ी। दादा की किराने की छोटी सी दुकान थी। ऊपर से 4 बेटियाँ और 1 बेटा, यानी पिताजी। कैसी थी वो ज़िंदगी, बेरौनक, बेलज्जत, संघर्षपूर्ण और बंटवारे का वक्त। ये याद कर वे आज भी सिहर जाते हैं। आज़ादी का दिन जब दंगे शुरू हो चुके थे, जगह जगह आग लगा दी गई थी। दंगों के साथ ही भागम भाग शुरू। तकरीबन 13 लाख सिंधी सिंध से आए और पाली, मारवाड़, राजस्थान, आगरा और दतिया में छा गए। काफ़ी वक्त तो वे दतिया के कैंपों में रहे। इसके बाद फिर यहाँ की ज़िंदगी, उफ़। वही कांग्रेस ने सिंधी परिवारों को 600 रुपये दिए धंधा करने को, जिससे उन्होंने दतिया में एक आटा चक्की लगाई, फिर दतिया भी छोड़ दिया। आगे के कुछ वर्ष इधर उधर भटकते रहे। कुछ महीने उन्होंने मिस्त्री का भी काम किया, फिर सरकार से ज़मीन पट्टे पर लेकर आटा चक्की लगाई। वो आटा चक्की कैसे एक मिल में बदली, ये एक लंबी कहानी है। नहीं, कदर नहीं हुई उनकी। बेटों को भी बना बनाया मिल गया। खुद बनाते तो पता चलता कि मेहनत क्या होती है।
वे तो तेल का सैंपल शीशियों में भरकर गांव-गांव घूमते थे ऑर्डर लेने के लिए। पीछे उनके पिताजी गद्दी संभालते। पिता की पूरी छवि उनकी आंखों में उतर आई। खूब गोरा रंग, दुबला पतला गहरा शरीर, मजबूत काठी। 100 बरस के आसपास थे जब उन्होंने शरीर छोड़ा। कभी बिस्तर नहीं पकड़ा, आखिर तक चलते ही रहे। दिन भर मिल की गद्दी पर बैठते, शाम को सारे रुपए झोले में भरकर उन्हें सौंप देते, 2 फुलके खाते और मुंह ढक के सो जाते। एक ये हैं, सारी उम्र सुख की तलाश में मारे मारे ही फिरे। जवान थे तब दिन रात कितना काम था। पैसा बनाना, घर बनाना, मिल को बड़ा करना, गोदामों को तेल के डिब्बों से भरना, तेल मिल के बाद दाल मिल लगाना, दौड़ दौड़ दौड़। तब सोचते थे बना लें एक बार, फिर चैन से सुख भोगेंगे। बन भी गया, पर कहाँ गया सुख। तब फुर्सत नहीं सुख को समझने की। आज फुर्सत है तो सुख पास फटकता ही नहीं। वे कुर्सी पर बैठे बैठे गहन हो चले। नींद आ रही है तो घर जाकर सोइए। उन्होंने चौंक कर देखा, छोटा कह रहा है। वे जब तक खुद से बाहर आ जवाब दें, ये जा वो जा। वे असहाय से उधर देखते रहे। किसी को फुर्सत नहीं 2 घड़ी बात कर ले। चाहत भी नहीं। महीनों हो जाते हैं बेटों से बात नहीं होती। एक आध वाक्य उछाल कर वे चले जाते हैं और वे उसी को ऊन के गोले की तरह लपेटते खोलते रहते हैं। जब तब सुनने को मिलती है एक आध झिड़कियाँ। कभी तो वे भी भड़क उठते हैं और खूब गालियाँ देते हैं, और कभी कछुए की तरह अपने अंदर हो जाते हैं। वे उठते हैं और घर आ जाते हैं। भूख से उनके प्राण निकल रहे हैं। अब जो भी मिलेगा वे ज़रूर खा लेंगे। सबने खाया होगा, किसी से इतना नहीं हुआ कि आकर पूछ ही लें कुछ। उनकी आंखें भर आती हैं। वे कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। पलंग पर लेट जाते हैं। कोई नहीं आता बुलाने। खाना बनने में देर है शायद। वे उठकर बाहर आते हैं और यूं ही चलना शुरू कर देते हैं। कहाँ जाएं, किसके द्वार पर जाकर बैठें। थोड़ी देर ही चले होंगे कि मोड़ के ठेले से आवाज़ आई, राम राम काका। बगल के हलवाई की दुकान से किसी ने कहा, राम राम भाई, राम राम। वे उसकी आवाज़ पहचान कर उत्साहित हो उठे। उनके चेहरे पर चमक आ गई। अब वे यहाँ रुक सकते हैं थोड़ी देर। वे निकट चले आए। अपनी छोटी सी दुकान में वो भट्टी पर जलेबियाँ तल रहा है। रद्दी तेल की गंध आसपास की हवा में बिखरी है। कैसे हो भाई। उन्होंने उसकी दुकान पर नज़र डाली। बड़ी बड़ी परातों में कुछ नामालूम सी चीज़ें पड़ी थीं। उन्होंने स्वयं को कोसा। जीवन भर में कभी घर से बाहर की कोई चीज़ खरीद कर नहीं खाई। नाम भी भूलते जा रहे हैं अब तो। आपकी दुआ है काका। और क्या हाल है, तबीयत ठीक है। हाँ भाई ठीक है, पानी तो पिलाओ ज़रा। हाँ हाँ। वो तत्परता से उठा, फिर बगल में पड़ा दोना उठा 2-3 जलेबियाँ रख कर उनकी ओर बढ़ा दिया। खाओ काका, मैं अंदर से पानी लेकर आता हूँ। नहीं भाई, मैं बाहर की चीज़ नहीं खाता। कहते हुए उनके हाथ दोने तक पहुँच चुके थे। वो पानी लेने के लिए मुड़ गया। वे तीनों जलेबियाँ खा गए और पानी पीकर तली जाती जलेबियाँ देखते रहे। उसने उनके लिए स्टूल लाकर रख दिया और दूसरे ग्राहकों की ओर मुड़ गया। वे स्टूल पर बैठे सड़क की गहमा गहमी देखते रहे। उनके ठीक सामने वाले मोड़ पर राजू मिस्त्री की दुकान है। वे और राजू साथ साथ आए थे शहर में। वे मिस्त्री का काम करते थे। राजू साइकिल के पंचर बनाता था। धीरे धीरे वो स्कूटर, बाइक वगैरह के भी पंचर बनाने लगा था। 2 लड़के भी रख लिए थे जो गाड़ियों की मरम्मत और सफाई का काम भी करते थे। उसकी दुकान अच्छी चल रही थी। इनकी मिल। आते जाते दुआ सलाम ज़रूर होती। राजू अभी भी स्कूटर वगैरह के पंचर बनाता है। उसे देख हंसकर कहते हैं, अरे यार मालिक हो तुम, कुर्सी पर बैठो, ये काम तुम्हारे नौकर करेंगे। 4-4 बेटे हैं तुम्हारे, तुम क्यों बुढ़ापे में अपनी जान खपाते हो। अपना हाथ जगन्नाथ है सेठ। वो पसीने से लथपथ अपना चेहरा पोंछता रहा। राजू तब से ही पंचर बना रहा है। आंखों से कम दिखता है, कमर झुक गई है। चारों बेटों में से कोई साथ रखने को तैयार नहीं। चारों का आपस में झगड़ा ही इस बात का था कि दुकान किसे मिले। वे बड़ी देर तक उसे देखते रहे, फिर उठकर उसके पास आए। कैसे हो राजू। उसने चौंक कर सिर उठाया। टायर एक तरफ रख माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, राम राम सेठ। राम राम भाई, इतनी तेज़ धूप में क्यों बैठे हो, ऊपर बैठो दुकान पर। दुकान लड़के की है सेठ जी, मैं यहाँ काम करता हूँ। वो हंसा, बूढ़ी झुर्रीदार हंसी जो कई परतों में टूट चुकी थी। उन्हें अपनी टांगें सुन्न होती जान पड़ती हैं। वे वहीं बिखरे टायरों के ढेर के पास एक टायर पर बैठ गए, धूप में ही।
सब इनका है तो हमारा क्या है राजू? उन्होंने सहसा पूछा। राजू का सिर उठा। कई पल वो उन्हें देखता रहा, फिर अपने काले हाथ उनके सामने फैला दिए। ये है ना सेठ, बस जब तक ये हैं फिर ऊपर वाला। वे उन काले झुर्रीदार हाथों को देखते रहे, फिर उठकर खड़े हो गए। चलता हूँ राजू, फिर आऊँगा। अच्छा सेठ। वो फिर अपने काम में लग गया। वे धीरे धीरे वापस लौटने लगे। कहाँ जाएं कि वापस ना लौटना पड़े। खूब सारे लोग हों, खूब सारी बातें, खूब सारी चीज़ें हों, खूब सारी हंसी, कोई कमी ना हो, कोई दुख ना हो, खूब सारा प्यार हो, खूब सारे पेड़ पौधों पर लगे फल, खूब सारी नदियाँ पूरे वेग से बहती। अजीब बात है ना, किसी की भी कल्पनाओं पर उसका जीवन खरा नहीं उतरता, फिर भी ये कल्पनाएं जीवन का सारा सफ़र तय करवा देती हैं। खाना खाकर वे बरामदे में टहलने लगे। उन्होंने उनके आने और खाने की आवाज़ सुनी है और अब निश्चिंत होकर लेट गई हैं। बरामदे की खुली अलमारी में टोकरी में फल रखे हैं। वे टोकरी के निकट गए और खड़े होकर देखते रहे। फिर सकुचाकर उन्होंने इधर उधर देखा। बहू निकल रही थी, छुपी आंखों से उन्हें देखती। अगर ये सेब कोई मुझे किस कर दे दे तो मैं खा सकता हूँ। अनजाने ही उनके मुंह से निकल गया। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। अपना बोलना उन्होंने स्वयं सुना। लौटती हुई प्रतिध्वनियाँ उनके अंदर देर तक गूंजती रही। वे बरामदे में वहीं बैठ गए, कुर्सी पर, और अपने अंदर से आ रही आवाज़ें सुनते रहे। सामान उठाए जाने की, रखे जाने की, चीज़ें इधर उधर तरतीबवार जमाए जाने की, पुराने संदूकों को खोलने की, हवा में उठती वो गंध जो सिर्फ बासी और पुरानी चीज़ों में से आती है, और लोगों से। इन्हीं लोगों के सोच के कीटाणु इधर उधर छिटकते हैं और लोग खुद को बचाने की एकदम कामयाब कोशिशों में जुट जाते हैं। वे वहीं बैठे बैठे अंदर और बाहर की आवाज़ों में डूबे रहे। धीरे धीरे सभी आवाज़ों का अंत हो गया। उन्होंने टोकरी में रखे सेब पर आखिरी नज़र डाली और उठकर धीरे धीरे अपने कमरे में आ गए। कमरे के बीचों बीच खड़े होकर उन्होंने चारों ओर देखा। उनके कमरे में कोई नहीं आता, बच्चे भी नहीं। चीज़ें जहाँ पड़ी होती हैं वहीं पड़ी धूल की परतों के नीचे दफन होने लगती हैं। कभी कभी उंगलियों से धूल हटाकर वे उन्हें देखते हैं। अच्छा तो तुम हो। वे पल भर को सिर उठाती हैं, फिर सो जाती हैं। उन्होंने बरसों पुराने रेडियो पर पड़ी धूल झाड़ी और उसे ऑन कर दिया। एक बेसुरी सी आवाज़ निकल कर बाहर आने लगी। वे कोई स्टेशन मिलाने की कोशिश करने लगे। सीलोन कितने बजे मिलता है? उन्होंने याद करने की कोशिश की। घड़ी में समय देखने को उन्होंने जैसे ही सिर उठाया, उन्होंने देखा कि सामने गुस्से से भरा, कमर पर दोनों हाथ रखे बेटा खड़ा उन्हें घूर रहा है। वे हतप्रभ खड़े रह गए। बेटे ने आगे बढ़कर रेडियो बंद कर दिया। न सोते हैं न सोने देते हैं, खुद चैन से नहीं रह सकते, हमें तो रहने दीजिए। वो पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। गुस्से से उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने दूर जाती उसकी पीठ को देखा, उंगली उसकी तरफ तनी। थू, उन्होंने ज़मीन पर थूक दिया। अंदर से जाने कितने शब्द उनकी देह की पोर पोर से झड़ने लगे और उनकी देह न जाने कितनी देर कांपती रही। वे वहीं खड़े रहे, दीवार का सहारा ले, आवेग थम जाने तक। उन्होंने चप्पल पहनी और घर से बाहर आ गए। कहाँ? एक पल सोचा, फिर उनके कदम अपनी बहन के घर की ओर मुड़ गए। पहले सोचा नौकर से कहें छोड़ दे, पर उसका बना हुआ चेहरा याद आते ही चाल बदल दी। अभी वे बहुत चल सकते हैं, बहन का घर है ही कितनी दूर। बहन के घर पहुँचे तो उनकी बहू ने बताया कि वे सो रही हैं। वे अनिश्चित से खड़े रहे। उसने उनके लिए कुर्सी निकाल दी और कहा कि वो माँ को उठाने जा रही हैं। वो कुछ देर आश्वस्त से होकर बैठ गए। बहन उठकर आई तो उसकी आंखें नींद से भरी हुई थीं। आधी नींद से उठकर आई हो क्या? बहन ने कोई जवाब नहीं दिया, उनके चेहरे की ओर देखती रही। उसे अपनी तरफ देखता पा वे चुप हो गए। बहुत देर तक दोनों बाहर देखते रहे। कुछ खाओगे? बहन ने पूछा। नहीं, खाना तो खाया है। वे उसी तरह बाहर देखते रहे। वो उठी और बहू से कुछ कहकर वापस आ गई। वे उत्सुकता से प्रतीक्षा करते रहे। थोड़ी देर में उनकी बहू आई, सेब लेकर किस्सा हुआ और उनके सामने प्लेट रख कर चली गई। बिना कुछ कहे उन्होंने प्लेट उठा ली और खाने लगे। बहन चुपचाप उन्हें देखती रही। खा चुके तो पूछा, और मंगाऊं? नहीं नहीं, बहुत है। उन्होंने प्रसन्न भाव से प्लेट दूसरी तरफ खिसका दी। आज पड़े थे सेब घर में, मैंने कहा भी, पर
वे धीरे धीरे कहने लगे, ये लोग समझते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे बुढ़ापे ने नहीं, भूख ने मारा है। अभी भी मैं काम कर सकता हूँ, देखो। उन्होंने अपनी आस्तीनें उठाकर अपनी बाहें दिखाईं। बहन ने उनकी बाहों के पार उनके सफ़ेद सिर को देखा और उदासीन सी बाहर देखने लगी। क्या तुम सोच सकती हो, जिस आदमी ने लाखों की प्रॉपर्टी बनाई वो 2 जून के लिए महंगा है? ये मेरे ही बेटे हैं, जिन्हें मैंने हर पीर फकीर की झोली फैलाकर मांगा था। इनके साथ भी यही होगा, देखना तुम। वे आवेश में आ गए और लगातार बोलते रहे। बहन चुपचाप सुनती रही। वो तकरीबन रोज ही सुनती है। जिस दिन नहीं सुन पाती, पलट कर कुछ कहती है तो वे नाराज़ हो जाते हैं, फिर कई दिनों तक नहीं आते। बहन को अच्छा नहीं लगता। वो चुपचाप सुनने का मन बना लेती है। बहन उनसे 15 बरस छोटी है। जब उनकी शादी हुई थी, बहन 1 बरस की थी। वो उसे बाप की तरह मानती है। बहन उन्हें जानती है, वे बहन को नहीं जानते। बहन बैठे बैठे उकताने लगती है। वो अपने पास रखे कपड़ों के थान खींचती है और काटने लगती है। वो कपड़े सिलती है, 4 आने में 1 पेटीकोट। वे उसे देखते रहते हैं। बरसों से कपड़े सिल रही है वो, जब से शादी हुई है इसकी। नहीं, उसके भी पहले, जब शादी भी नहीं हुई थी, अम्मा उसे कहती थी, जब शादी कर लोगी कपड़े नहीं सिलने पड़ेंगे। उसने अम्मा की बात मान ली थी, पर ऐसा नहीं हो सका था। पति ने कभी कमाकर एक ढेला भी नहीं रखा हथेली पर, और मशीन बदस्तूर चलती रही, पहले से भी ज़्यादा। बहन को उनके सामने मशीन चलाने से डर लगता है। उनके अनुसार उनके सामने मशीन चलाने का अर्थ है अब जाओ। बहन और उनके बीच बहुत फासले हैं। वही उन रास्तों पर कभी आते हैं, कभी जाते हैं। बहन अपनी जगह पर खड़ी उन्हें देखती रहती है, जैसे इस वक्त देख रही है। उनकी कमीज़ का कॉलर मैला है। सफ़ेद पैजामे में जहाँ तहाँ तेल के पुराने धब्बे हैं। हाथों की दरारों में भी मैल भरा हुआ है। उन्होंने इस वक्त चप्पल पहन रखी हैं। पैर की बिवाइयों में भी मैल भरा हुआ है। बहन उन्हें देखती रहती है। वे अपनी सफाई पसंदगी के लिए सनकी करार दिए जाते थे। कपड़ों पर हल्का सा तेल या ग्रीस का निशान लगते ही वे उतार कर फेंक देते थे। निविया और पियर्स के बिना जिनका काम नहीं चलता था, अब सरसों के तेल से काम चल जाता है। बहन ने बहुत सारे पेटीकोट काट कर रख लिए थे। अब उनके जाने के बाद मशीन पर सिलने बैठेगी। शाम तक 10 तो निकाल ही लेगी। आंखों से कम दिखता है, रात को भी नहीं चला पाती मशीन। बहन ने जैसे ही कैंची रखी, उन्होंने कहा, अब इस उम्र में मशीन क्यों चलाती हो? बूढ़ी हो गई हो, आराम करो। अब तो लड़के भी कमाने लगे हैं तुम्हारे। हाँ, कमाते हैं, बहन व्यंग से कहती है। उनके अपने ही खर्चे पूरे नहीं पड़ते। मैं आधा सेर दूध से 4 बच्चे पालती थी, इन्हें 1 बच्चे के लिए 2 सेर दूध चाहिए। मशीन चलाती हूँ तो 2 पैसे हाथ में रहते हैं। बार बार बेटों से मांगने में भी शर्म आती है। पहले तो पूछेंगे क्या करोगी। वो एक क्षण रुककर उन्हें देखती है। तुम्हें देखती हूँ ना, जब तुम्हारा ये हाल है तो मैं तो ठहरी औरत जात, जिसके पति का भी ठौर ठिकाना नहीं। उनकी आंखें भर आती हैं। वे एकाएक उठकर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, चलूं। बहन ने उनकी आवाज़ में उनका रोना सुन लिया। बोली, बैठो ना, गेहूं सेक कर मीठा दलिया बना देती हूँ। दुबले होते जा रहे हो, बाबा जैसे हो गए हो बिल्कुल। बैठो, घर जाकर भी क्या करोगे? बरामदे में बैठे रहोगे अपनी उसी कुर्सी पर? वे धम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं और दोनों हाथों में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। बहन हड़बड़ा कर खड़ी हो जाती है। बहुएं दौड़ती आती हैं, दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। वे उन्हें हाथ के इशारे से अंदर आने को कहती हैं। बहन उनके सामने कुछ देर खड़ी रहती है, फिर उनके सफ़ेद बालों पर अपना हाथ रखती है। कुछ कहना चाहती है, पर होंठ हिलकर रह जाते हैं। थोड़ी देर रोने के बाद वे स्वयं चुप हो जाते हैं। बहन नैपकिन और पानी लाकर देती है। वे मुंह पोंछकर पानी पीते हैं। बहन अपने दुपट्टे से उनकी आंखें पोंछती है, फिर वे रो पड़ते हैं। मैं भूखा हूँ, हाँ भूखा हूँ। मुझे पेट भर खाना भी नहीं मिलता। मैंने जीवन भर किसके लिए इतनी हाय हाय की? अपने मन से कभी नहीं जिया। खुद को मारते मारते थक गया हूँ। वे एकाएक खड़े हो गए और पिचके पेट पर हाथ रखकर बोले, देखो देखो, मैं शरीर से भी भूखा हूँ, मन से भी। मुझे बुढ़ापा नहीं मार रहा, भूख मार रही है। वे रोते रोते दोहरे हो गए। बहन ने उनके कंधे पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बैठाया और नैपकिन से उनका मुंह पोंछने लगी। अंदर बहुएं हैं 3-3, क्या सोचती होंगी? सोचा करें, आखिर हम कहाँ जाकर रोएं। उन्होंने स्वयं को संभाला, बेसिन के पास जाकर मुंह धोया, पानी पिया और शर्मिंदा होकर बाहर निकल गए। बहन ने उन्हें आवाज़ देनी चाहिए, पर वो जानती थी अब वे रुकेंगे नहीं।
उनके मन में हमेशा आता वे कुछ बनाकर उनके लिए भेज दें, पर अब नहीं। पिछली बार ऐसा ही हुआ था। उन्होंने भाई के लिए दूध में सेवई बनाकर भेजी थी और ख़ास तौर पर यह कहलवाया था कि भाई को ज़रूर दें। शाम को बड़े की पत्नी का फ़ोन आया था। आपको क्या लगता है बुआ, हम डैडी को खाने को नहीं देते? अब आप रोज़ तो बनाकर भेजेंगी नहीं, आप चाहें तो उन्हें अपने घर रख सकती हैं। बहन गुस्से में बोल पड़ी। वो कहना चाहती थी, बेटा उनका माल तो तुम्हें चाहिए, वे नहीं। देना ही है तो दोनों दे दो। वे कोई सख्त बात कहने ही जा रही थीं कि फ़ोन कट गया। बहन उनका जाना देखती रही, उन्हें कुछ बनाकर भेजने की इच्छा का भाव बनकर उड़ जाना भी। वे लौट रहे हैं। वापसी में दृश्य उन्हें छुए बगैर गुजरते हैं। रास्तों के दृश्य, गुजरते लोगों के और हमेशा साथ चलते माजी के। कभी कभी वो जान नहीं पाते वे दृश्य में हैं या दृश्य उनमें, और वे दृष्टा हो जाते हैं। रास्तों के अनेक दृश्यों में एक है उनका लौटना। लौटना तय है जब हम चलना शुरू करते हैं, पर उस वक्त तो चलने की अजीब हड़बड़ी में खोए रहते हैं हम। वे अनायास ही अपनी सीढ़ियाँ उतरने लगते हैं, जहाँ स्मृतियाँ हैं, मोह है जीवन का, झड़ चुके फूलों की बेनाम गंध है, सड़ चुके पत्तों की अनाम सीलन है। एक सर्कल है जिसमें सारी चीज़ें घूमती हैं। हर घटना बस हो रही है, कुछ भी खत्म नहीं होता। तुम भी बस रहे हो नित्य। अपना अपने अंदर होना उन्होंने देखा, महसूस किया और देख ही रहे थे। निश्चल की एक आवाज़ ने उन्हें जगा दिया। राम राम सेठ। जैसे किसी चीज़ से नाता टूट गया हो, उस आवाज़ ने उन्हें गड्ढे से निकाला और बाहर उछाल दिया। राम राम भाई, उन्होंने चौंक कर कहा, पर तब तक वो आगे जा चुका था। उन्होंने अपने चारों ओर दौड़ती भागती दुनिया देखी। ऐसा क्या है जिसे ये सब पा लेना चाहते हैं और जिसके ना होने पर जीवन निरर्थक हो जाता है? हालांकि होता तो वो इस सब के बावजूद है। फिर नहीं, कोई नहीं समझेगा। वे समझे थे क्या? आज वे दुनिया के होने और ना होने में अपना होना और ना होना नहीं देख रहे। वे सबके होने के बावजूद अपना ना होना देख पा रहे हैं। कहाँ से लौट रहे हो सेठ? उन्होंने उधर देखा। राजू पंक्चर बनाने का अपना काम कर रहा है। वे कई क्षणों तक उसे देखते रहे। लौट रहा हूँ, हाँ लौट रहा हूँ। छूट गया दुख पल भर में ही गले से सांप सा आ लिपटा। उनकी छाती बैठने लगी, टांगें लड़खड़ाने लगी, बदन पसीने से नहा गया। खुद को संभाल आहिस्ता आहिस्ता राजू के निकट गए और टायरों के ढेर के समीप एक टायर पर बैठ गए। राजू पूर्ववत काम में जुटा रहा। उसका झुर्रीदार काला चेहरा एक बार ऊपर उठा, फिर नीचे झुक गया। उसके हाथ बड़ी सुगढ़ता से अपना काम कर रहे थे। देखो राजू, उन्होंने कहना चाहा, तुम्हारी और मेरी उम्र तकरीबन एक जितनी है, लेकिन तुम इतने निश्चिंत बैठे हो और मैं हर पल स्मृतियों के जंगल में भटक रहा हूँ। शब्दों के बोझ से दबा जा रहा हूँ मैं। कोई नहीं सुनता है मुझे। सुनो राजू, एक बार कोई इस जंगल को साफ कर दे। कितने खतरनाक जानवर हैं इसमें। मुझे डर लगता है। मैं कभी अकेला नहीं रहा, मैं कभी चुप नहीं रहा। मैं बोलता हूँ तो लगता है जुड़ा हूँ किसी के साथ, चुप होता हूँ तो अपने अंदर जा गिरता हूँ। सुनो राजू, उन्होंने अपने चेहरे का पसीना पूछा और उनके होंठों से कांपते शब्द निकले। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो सेठ। वो अपना काम करता रहा। राजू, मैं क्या करूं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है किसी ने मुझे गहरे अंधेरे कुएं में ढकेल दिया है। उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई। राजू ने अपना हाथ रोककर उनकी ओर देखा। एक बात कहूँ सेठ, सबको अपना अपना काम निपटा कर इस दुनिया से रुखसत हो जाना चाहिए। बहुत वक्त तक टिके रहने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो तुम ऐसे ही जाओगे जैसे चीज़ों पर पड़ी धूल या कोनों में लटकते जाले, जिन्हें कोई साला खुद भी साफ नहीं करेगा, ये काम भी नौकर करेंगे। राजू ने सामने से गुजर रहे बूढ़े को देखा, जो छड़ी के सहारे चला जा रहा है। उसे देख रहे हो सेठ? छड़ी के सहारे चल रहा है, क्योंकि वहाँ जिनके हाथ होने चाहिए नहीं हैं। दुनिया में बहुत सी चीज़ें बहुत लोगों के पास हैं, पर समय नहीं। समय सिर्फ बूढ़ों के पास होता है। उन्हें लगा राजू उनके साथ नहीं है। राजू अपनी जगह पर है, वे अपनी जगह पर। दोनों के बीच बहुत फासले हैं। राजू, मुझे कोई काम मिल सकता है? उनके होठों से थरथराती आवाज़ निकली। उन्होंने अपना बोलना सुना और सुना राजू ने। शब्द उनके अंदर की नदी में पत्थर की तरह गिरे। पानी उछला और उनके कपड़े गीले हो गए। उनका गला भर आया। वही शब्द राजू के सामने निर्जीव पत्थरों की तरह पड़े हैं। तुम क्या करोगे सेठ?
इतनी बड़ी मिल का मालिक, लोग क्या कहेंगे? तुम्हें किस चीज़ की कमी है? और अगर कमी है भी तो सेठ, जीना फिर भी है। रोना उनके अंदर भर रहा है, पूरा जिस्म थरथरा रहा है। कैसे वे सहज होने की कोशिश करें, जबकि अंदर धू धू करता ज्वालामुखी समतल दिखती सारी परतों को तोड़ देने पर उतारू है। वे भरभरा कर गिर जाना चाहते हैं, रेत की तरह बिखर जाना चाहते हैं। वे रोना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं। शब्द उनके अस्तित्व पर टूट टूट कर गिर रहे हैं और वे दबे जा रहे हैं। वे उठकर खड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे चलते हुए वापस लौटते हैं। घर उन्हें दूर से दिख रहा है। आज उन्होंने 1000वीं बार जाना कि जिसे वे अब तक घर समझते आ रहे हैं वो मात्र घर का भ्रम देता रहा है। पर यह बात सिर्फ घर के संबंध में ही लागू नहीं होती, उन सभी चीज़ों और लोगों के संबंध में होती है जिस पर वे आज तक एतबार करते आए हैं। क्या ऐसा कोई तल नहीं जहाँ वे टिक सकें? वे घर के समीप आते हैं, फिर पलट जाते हैं, बगीचे की ओर मुड़ जाते हैं। शाम हो रही है, गाय भैंसें वापस लौट रही हैं। राम खिलावन सानी तैयार कर रहा है। वे जाकर कुएं की जगत के पास खड़े हो जाते हैं, अंदर झांकते हैं। पानी शांत है। वे कई पल वहाँ देखते रहते हैं, फिर फट पड़ते हैं। सुनो सुनो, उन्होंने अपना मुंह कुएं के अंदर कर लिया है। मुझे रोना है। क्या मैं यहाँ रो सकता हूँ? क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? मैं हार गया हूँ। हाँ, मैं हार गया हूँ। जो भी जीतने का स्वप्न लेकर चलता है हार जाता है। अंतिम वाक्य अस्फुट सा उनके गले से फूटता है। शब्दों के साथ दबा हुआ रोना वेग से बाहर फूट पड़ता है। वे कुएं की जगत पर सिर रखकर फूट फूट कर रो रहे हैं। वे अस्फुट स्वरों में कुछ कहते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। रोते रहे, रोते रहे, रोते रोते थक गए। हिचकियाँ मध्यम होने लगीं। तभी पीठ पर किसी का हाथ महसूस कर सिर उठाया। राम खिलावन खड़ा है, पानी का गिलास हाथ में लिए, पीतल का गिलास, शाम की धूप में चमकता, उसकी आंखों की तरह। उन्होंने उसका पसीजा हुआ चेहरा देखा कि अचानक शांत हो गए। पानी उसके हाथ से लेकर पिया और चारों ओर देखा। शाम की धूप में सब कुछ साफ साफ चमक रहा है। एक एक पत्ती, एक एक टहनी, घास के तिनके, उस पर चलते हुए अनजान कीड़े, ऊपर आसमान पर घर लौटते पंछी, वापस आ रही भैंसों की काली चमकती खाल। शाम ऐसे ही उतरती है धीरे धीरे, पहले पेड़ों की फुनगियों पर, छतों पर, तनों पर, फिर धरती पर। धरती पर उतरते ही डूबने लगता है सब कुछ। उन्होंने इस तरह शाम का आना पहले कभी नहीं देखा। सुबह जो भुलावे देती है, शाम उसे आहिस्ता से वापस ले लेती है और आदमी के पास कुछ भी बाकी नहीं बचता, न रूप, न गंध, न नाम, न खालीपन। जैसे इस वक्त उनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी आप सुन रहे थे जया जादवानी जी की लिखी हुई कहानी शाम की धूप में, जिसे कहानी न कहकर अगर वास्तविकता भी समझें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।